अभी कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। चीमा साहब, आपके प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे जनाब के जो मिडल ईस्ट में जो जंग जारी है, कब तक ये चलती रहेगी या कब तक ये कह लें कि ख़त्म होती है, आपको नज़र नहीं आती, और इसमें चाइना का और रशिया का क्या रोल हो सकता है फ्यूचर में? बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तो एक हफ्ता ऑलमोस्ट आई थिंक हो गया है और ये जंग तो बंद होने का नाम नहीं ले रही। सुनने में आया, बातें ये चल रही हैं कि इस वक्त ये एक ऐसी वॉर है जिसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। ट्रम्प साहब को ये बताया गया था कि जिस तरह हम वेनेजुएला में गए थे, इधर भी 5-6 दिन की जंग होगी, हम अपने मकासद हासिल कर लेंगे, अपनी मर्जी का बंदा इंस्टॉल करेंगे और फिर हम जो ईरान के जो एनर्जी रिजर्व्स हैं, वो जो एनर्जी है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। लेकिन सिचुएशन जारी बात है डिफरेंट है और एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि रशिया रशिया तो पार्ट ऑफ वो बन गया है जंग का, कि अब इरानियंस को वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि कहाँ-कहाँ अमेरिका के जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, जिसको हिट करना है। देखिए, जहाँ पे मेरी असेसमेंट ये है कि ये जंग में इज़राइल की ड्राइविंग जो फोर्स है पीछे वो और है, और अमेरिका का इस जंग में आने की वजह और है। लार्जली मुझे ये लगता है कि अमेरिका, ट्रम्प साहब ये समझते थे कि अगर मैं इस जंग में जाऊं तो मेरे पास ऑलरेडी वेनेजुएला का जो तेल मौजूद है, और अगर मैं इस जंग में जाऊं और मैं अपनी मर्जी का बंदा इंस्टॉल करने में कामयाब हो जाऊं, तो ये जो एनर्जी है ईरान की, वो भी मेरे कंट्रोल में होगी। और आपको पता है इसी महीने के आखिर में ट्रम्प साहब जो है वो चाइना जा रहे हैं, और चाइना के ऊपर पहले भी टैरिफ लगे थे, लेकिन चाइना समहाउ, जारी बात है बड़ी इकोनॉमी है, वेट कर गया, उल्टा उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा दिए। तो शायद ट्रम्प साहब ये समझते हैं कि मैं अगर 2 मुल्कों के तेल के ऊपर कंट्रोल हो, तो मैं चाइना की लीडरशिप के साथ बैठ के जाके एक और पावरफुल तरीके से बात कर सकता हूँ। और आपको पता है इस वक़्त, क्योंकि वेनेजुएला के ऑयल जो है वो अमेरिका जाना शुरू हो गया है और अमेरिका वो तेल $40 पर बैरल पे ले रहा है, और दुनिया में वो 80, 85, 90 और इससे भी महँगा बेचने जा रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में। तो लगता ये है कि ये जंग जो है, जिसको आज वो कह रहे हैं कि एक जिसे कहते हैं ना, महीना भी लग सकता है, 2 महीने, कई लोग कह रहे हैं सितंबर तक जा सकती है। सेंटकॉम ये कह रहा है कि अब मिसाइलों की जो स्पीड है वो नहीं है, उतनी बड़ी तादाद में मिसाइल नहीं आ रहे जो पहले आ रहे थे। ईरान से उस तरह हमें खबरें भी नहीं मिल रही जिस तरह हमें बाकी, जारी बात है, अमेरिकन खबरें लेकिन देते हैं लेकिन या अब तो उनको इंटरनेशनल सेंटकॉम खबर मीडिया देता जो है है। उसको रसाई मिल गई है ईरान तक भी, और मतलब बहुत से जो कॉरेस्पॉन्डेंट मिल हैं, रही है, CNN के लेकिन लोग भी वो वहां पर आ गए हैं। जी जी, लेकिन एक्चुअली ईरानी मिलिट्री जब तक चीज़ें एक्सप्लेन करेगी, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस कर सकेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बात है कि ईरान जो है वो इस वक़्त लड़ा, फर्स्ट राउंड तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने लड़ाई की है, जंग का स्कोप भी बढ़ा दिया, कॉस्ट ऑफ वॉर भी बढ़ाई, सब कुछ किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जंग को लंबा रख सकेंगे? लंबी जंग लड़ सकेंगे? वो बूट्स ऑन ग्राउंड तो कह रहे हैं कि हम उनके साथ लड़ लेंगे, लेकिन अमेरिकन्स मेरा नहीं ख्याल बूट्स ऑन ग्राउंड आएँगे, क्योंकि उनको पता है उससे उनकी कैजुअल्टी होंगी, और अमेरिका में कैजुअल्टी का बहुत ज़्यादा वो अनपॉपुलर होंगे, बल्कि वो इतने अनपॉपुलर हो चुके हैं कि वो अमेरिका के जो फेथ लीडर्स हैं उनको कल व्हाइट हाउस में बुला के ओवल ऑफिस में उनसे दुआएं ले रहे थे, बिकॉज़ इसका मतलब ये है कि वो अमेरिका की जो राइट विंग रिलीजियस कंजर्वेटिव ग्रुप हैं, उनको अपील कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ये एक जो है वो मज़हबी जंग लड़ रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो स्ट्राइक्स ही करेंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, लेकिन एक चीज तो क्लियर हो गया कि अमेरिका को कोई बंदा नहीं मिल रहा जिसकी जो वहां पे हो, जो उनकी जिसको वो इंस्टॉल ठीक है। कर सकें। और नॉन स्टेट एक्टर्स वाली जो ड्राइव थी कि कुर्द्स को इंस्टॉल किया जाए, वो भी बैकफायर कर गया है। ये अनसर्टन सी जंग हो गई है, और हर ठीक है, रोज मेरा मतलब ख्याल है ट्रम्प भी जंग में इसका एक तो डिफरेंट। पब्लिक गैलरी जो है विद इन अमेरिका जो प्रेशर है उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ एक मजहबी टच भी देते नजर आते हैं। ठीक है, फैसल शाह साहब, एक तो जैसा चीमा साहब ने फरमाया कि जो अमेरिकन भी बयान कर रहे हैं कि अब हम लोग की शिद्दत ईरान से उतनी नहीं रही, क्या ईरान की भी कोई प्लानिंग है? और सेकेंडली, अगर जो कुर्द मलेशिया के जरिए खाना जंगी की जानिब हालात बढ़ते हैं, तो वो ईरान के उसे किस तरह निमट सकता है? देखिए, ईरान की जो प्लानिंग है ना, वो तो बड़ी साउंड प्लानिंग सामने नजर आ रही है। अमेरिका का ये ख्याल था कि हम टॉप लीडरशिप को उड़ा देंगे तो इनकी प्लानिंग सारी धरी की धरी रह जाएगी, और ये हमारे लिए एक हाईवे होगी, थॉरोफेयर होगी कि हम बच जाएंगे और अपना काम कर लेंगे। लेकिन नजर ये आता है कि ईरान में एक सिस्टम, और आप टॉप लीडरशिप को हटा भी दें तो वो सिस्टम काम करता है। उसी सिस्टम के तहत आप देखें तो ईरान अभी तक फाइट कर रहा है,
और आगे भी अगर लीडरशिप को कोई नुकसान होता है तो ईरान फाइट करता रहेगा, बिकॉज उनका एक बड़ा मजबूत सिस्टम है जो नीचे तक बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक स्ट्रक्चर्ड तरीके से गया हुआ है। अगर आप पाकिस्तान के साथ मिसाल लें तो यूसी लेवल तक हमारे ये सिस्टम बड़ा स्ट्रक्चर्ड किस्म का गया हुआ है और ये अपना काम करता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर कौन है। वैसे भी आइडियोलॉजिकल सिस्टम है तो मौत को कोई इतना, मौत से ये लोग डरते नहीं है, ना इनके लीडरान और ना नीचे लोग। गुजरे भी ऐसे वाकयात से हैं कि रेजिलियंस बहुत डेवलप हो गई है कौम में। कुर्दों का जहां तक ताल्लुक है तो ये रिपोर्ट्स पहले से आ रही थी कि कुर्दों को मोबिलाइज किया जा रहा है, उनको आर्म किया जा रहा है, और ये ईरानी इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट्स थी और वो तकरीबन कोई हफ्ते से ही इनकी हरकत पे नजर रखे हुए थे। आपने देखा है कि उन पे उन्होंने अटैक भी किया है और इराकी जो कुर्द हैं उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि हम कोई डिस्टेबलाइजेशन नहीं चाहते इस रीजन में। और कुर्द जो है वो बटे हुए हैं, वो एक एंटिटी है भी नहीं, 2-3 मुल्कों में बटे हुए, तो उन सबको मिलाना, मोबिलाइज करना, आर्म करना और उनको कमांड करना कि वो जाए ईरान में, एक बहरहाल मुश्किल काम है, लेकिन इस पे सीआईए और मोसाद काम कर रहे हैं। ठीक है। और जो कुर्द जहाँ पे जिन इलाकों में मौजूद है वहाँ ऑलरेडी ईरान की अपनी भी प्रॉक्सीज जो है वो मौजूद है, ईरान उन कंट्रीज में, उन इलाकों में खासा मजबूत है। ईरान की अगर आप आदिल एक चीज और देखें कि ईरान की ग्राउंड फोर्सेस का इस वक्त कोई नुकसान नहीं हुआ है खातिर हुआ, और इनकी जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसमें 2 फोर्सेस हैं, एक अर्तिश की है यानी एक रेगुलर आर्मी है और एक आईआरजीसी की ग्राउंड फोर्स है जो कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर में महारत रखती है। और वो दोनों ग्राउंड फोर्सेस भी इस वक्त काफी हद तक इंटैक्ट हैं, जो कि इस जो एग्रेशन है फ्रॉम कुर्स, इसको वो टैकल कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास बसीज फोर्स भी है जो कि इस पे काम कर सकती है। फिर उनके पास पुलिस भी बड़ी मुसल्लह और बड़ी ट्रेन किस्म की पुलिस है उनकी। तो मेरा ये ख्याल है कि इस फ्रंट को ईरान देख लेगा। और ईरान की ज्योग्राफी अगर आप देखें तो इतना बड़ा मास है, ये पाकिस्तान का डबल साइज है, और जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं वो बड़े दूर दूर लोकेटेड हैं। तो कोई भी जमीनी अफवाज जो बाहर से आई हो उसको आके ये सारे काम करना और कंट्रोल करना, मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल काम है, वो ज्योग्राफी में कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ पे जो आर्मी है वो अभी भी इंटैक्ट है, अदारे उसी तरह मजबूत खड़े हुए हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, जिस तरह अभी फरमाया है फैसल शाह साहब ने कि वहाँ पे उसी तरह मौजूद है, इंटैक्ट है पूरी सूरत हाल, तो ये कुर्द जिनको मोबिलाइज करने का अमेरिका का प्लान है, क्या इससे कोई खातिर का नतीजा, या जो अमेरिका इनके जरिए चाह रहा है प्लान बी जो उसका है, इससे कुछ नतीजा निकलता नजर आता है आपको? हमने तेल की कीमत की बात की कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे असर पड़ेगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ पे असर पड़ेगा, लेकिन जाहिर है वहाँ गल्फ के मुल्कों में लाखों मिलियंस के हिसाब से पाकिस्तानी अपने रोजगार के लिए मुकीम है। तकरीबन 30 लाख तो सिर्फ सऊदी अरब में है। तो लिहाजा वहां से जो रेमिटेंसेस हैं उनका फ्लो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा जरूरी है। तो ये भी पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि उन रेमिटेंस में कोई रुकावट ना आए। उसके बाद पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये भी है कि जो अभी तक कायम है वो ये है कि ईरान में एनार्की ना हो। तो ये जो बदअमनी है जो कि शायद उस कुर्द जो इंटरवेंशन है इसके नतीजे में हो सकती है। और बड़ा दिलचस्प है कि सदर ट्रम्प ने अपनी पहली तकरीर में ईरान की सारी कौमियतों के नाम भी लिए, बल्कि एक कौमियत वो भी ली जो ईरान में नहीं है, लेकिन उन्होंने बाकायदा नाम लेकर उभारने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वो नहीं उभार पाए। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि अपनी सरहद की निगरानी जारी रखे, और पाकिस्तान को तशवीश तब होगी कि अगर ईरान में कोई बदअमनी यानी लार्ज स्केल एनर्की जो है वो फैलती है। अदरवाइज पाकिस्तान अपनी निगरानी जारी रखे हुए, इस वक्त भी निगरानी कर रहा है, और पाकिस्तान का इंटरेस्ट यही है कि ईरान में जो है जो हुकूमत जो भी हो वो एक स्टेबल हुकूमत हो। उनके अमेरिका से जो भी ताल्लुकात हैं, लेकिन ईरान की जो स्टेबिलिटी, और ईरान इसलिए भी स्टेबल मेरी नजर में मैं समझता हूं कि रहेगा कि बहुत बड़ा मुल्क है, 9.25 करोड़ आबादी का मुल्क है, तो इतना इस पर आसान नहीं होगा इन्वेड करना। और इस बात को ज़हन में रखते हुए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2001 में रजीम चेंज किया, 20 साल वो यहाँ रहे, बिल आखिर रजीम वापस तब्दील हुआ। शाम में बहुत बदतरीन बदअमनी के बाद 12 साल लगे रजीम चेंज करने में। इराक में अमेरिका जो है 11 साल रहा, वहां भी रजीम चेंज हुआ, लेकिन इराक स्टेबलाइज नहीं हो गया, उसके भी टुकड़े हो गए। लिबिया में अमेरिका ने बमबारी की, उसके भी टुकड़े हो गए। तो लिहाजा ये कोई अच्छा साइन नहीं है, और अमेरिका का रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और ये भी एक वजह है शायद
कि ईरानी अवाम ये जानते हैं कि उनके इर्द गिर्द के ममालिक में अगर जब भी रिवोल्ट भी हुआ है या हुकूमत के खिलाफ लोग उठे भी हैं तो उसका नतीजा बदअमनी और तबाही की सूरत में निकला है। तो इसलिए भी आई थिंक ईरानी अवाम जो है वो चाहेंगे कि हुकूमत उनकी मर्जी से जब भी वो ठीक है, चाहे आपने जो तब्दील फरमाया हो। कि ईरान लीबिया नहीं है, ईरान इराक नहीं है, ईरान शाम नहीं है, ठीक है। अलवी साहब, ये जो खाना जंगी है, जिस तरह अभी खुरम साहब ने फरमाया कि ये वो ममालिक जो कमज़ोर ममालिक थे वहाँ रजीम चेंज इस फार्मूला के तहत होगी, लेकिन ईरान में ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा। जी, ये इसलिए फार्मूला वर्क नहीं करेगा। पहले तो मैं आपको वो जो कुर्दों वाली बात शुरू हुई थी, देखिए कुर्द जब इराक में अमेरिका आया तो उसकी और वेस्टर्न पावर की कोशिश थी कि कुर्दिस्तान बन जाए इन चारों मुल्कों की सरहद पे, ईरान, इराक, सीरिया और यहाँ पर और टर्की। लेकिन वो सिर्फ इराक में अरबील बना सके और दैट्स इट। उसके बाद तो टर्क्स ने मार मार के बुरा हाल कर दिया था। अभी जैसे कोई साहब फरमा रहे थे कि इनके आपस के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। कुर्दों की तरफ से और अमेरिका की बाय द वे फर्स्ट बॉम्बिंग में कुर्द भी मुतासिर हुए थे और ऊपर से कुर्द ने अनाउंस भी कर दिया है। तीसरा ये कि जो ईरान ने डिसेंट्रलाइज्ड किया है अपनी फ़ौज को, क्योंकि जब आप सर्वाइवल की वॉर लड़ते हैं तो फिर उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो लीडरशिप नहीं होती। आप लीडरशिप को मार भी दें, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पब्लिक और उसका नेशनलिज्म होता है। जो वॉर ऑफ चॉइस होती है, जैसे ट्रंप साहब ने किया या नेतन्याहू साहब ने, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी लीडरशिप होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब को एलिमिनेट कर दें, वॉर खत्म हो जाएगी। ईरान ने चूंकि डिसेंट्रलाइज किया है, उसने डिसेंट्रलाइज करते करते विलेज लेवल तक चला गया है। वो विलेज लेवल तक क्यों गया है? वो विलेज लेवल तक इसलिए गया है कि अगर कोई ऐसी कौमतें जो लेट से फेंस सिटर हैं और वो करना चाह रही हैं तो वहाँ पे भी उनके साथ मुकाबला किया जाए। और IRGC की जो एक ज़मनी जो फोर्स है वो विलेज लेवल तक होती है, जो फिर 7-8 लाख तक स्ट्रेंथ चली जाती है। ईरानियंस ने इन द लास्ट 47 ईयर या जितने भी थे उसमें बड़ा उन्होंने इंटेलिजेंटली इन चीज़ों को देखे। और IRGC तो एक है ही रेवोल्यूशनरी फोर्स। जब रेवोल्यूशन ही के तो अगेंस्ट वो आई थी और रेवोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो बहुत इफेक्टिव है। ये बूट्स ऑन ग्राउंड वाली जो थ्योरी है वो तो बिल्कुल ही काम नहीं करती है ईरान के सिलसिले में। मतलब जितने भी लोग आएंगे उनको एलिमिनेट करना ईरानियंस के लिए इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अब चूंकि कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही है तो वो डिफरेंट थ्योरीज जो हैं वो ट्रंप साहब पेश करी जा रहे हैं और बट जाहिर होना शुरू हो गया कि उनकी लिमिटेशन है जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी अब तक अपनाई हुई है। ठीक है।